कब बनता है बीटा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम बैक्टीरिया सेल में? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज होने पर ही बनाता है, लैक्टोज ना होने पर नहीं बनाता। जरूरत नहीं है तो क्यों बनाएंगे? Therefore, simple term, it is metabolic, physiological, environmental condition that regulate the expression of gene। इसलिए कह सकते हो ये किस तरह का रेगुलेशन है? मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी बोल सकते हो इसको, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन बोल सकते हो, एनवायरमेंटल कंडीशन भी बोल सकते हो। एनवायरमेंट में ग्लूकोज नहीं है, सॉरी वो नहीं है, लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज ना होने की वजह से रुका हुआ है। लैक्टोज आने से फिर एक्सप्रेस होगा। एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये एनवायरमेंटल बोलो, मेटाबॉलिक बोलो, फिजियोलॉजिकल बोलो, जो बोलना है उसको बोल सकते हो आप। इन एक्सप्रेशन सबसे कंट्रोल होता है। डेवलप, अच्छा एक अच्छी लाइन है, अच्छी लाइन है, सुन लो। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू द एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। समझ में आ गई लाइन? एक एम्ब्रियो से एक एडल्ट जो बनता है, आपकी बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, मां के गर्भ में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है, वो भी एक तरह का जीन एक्सप्रेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? सेट ऑफ जीन उसमें एक्सप्रेस रेगुलेट हो रहे कि नहीं हो रहे? उसका रिजल्ट है वो। तो कह सकता है ये भी क्या है? अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन, बहुत सारे सेट ऑफ जीन का कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन है एम्ब्रियो से एडल्ट बनना। चलेगा यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में? यूकैरियोट में एक एग्जांपल लिखा है आपकी बुक में, इतना ही बताया यूकैरियोट के बारे में। यूकैरियोट में एग्जांपल दिया, एम्ब्रियो से एडल्ट का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन भी एक तरह का ओपेरॉन की है, रेगुलेशन ही है। चलेगा? ओपेरॉन के अंदर जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन भी आता है। अगला कहता है इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के बारे में बात करता है, यूकैरियोट पर खत्म कर दिया बात। इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट टू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। बैक्टीरिया के शरीर में मेनली जो रुकना होगा तो एक ही जगह सबसे मेन है। जबकि यूकैरियोट में कहां का रुकता था? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक सकते थे, प्रोसेसिंग पे रोक सकते थे, ट्रांसलेशन पे रोक सकते थे, और एमआरएनए के ट्रांसफर होने पे रोक सकते थे, न्यूक्लियस से निकलकर जब बाहर आ रहा था तो। लेकिन इसमें तो न्यूक्लियस है नहीं, है कि नहीं है? न्यूक्लियस नहीं तो इसे निकलते समय तो रोक नहीं सकते, न्यूक्लियस से निकलने ना दे तो वहां पे कंट्रोल नहीं कर सकते। एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं रोक सकते। सबसे मेन हमारे पास रोकने का एकमात्र सबसे अच्छा ऑप्शन कहाँ पर है? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही साथ ट्रांसलेशन चलता है, बताया था आपको। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ चलता है बैक्टीरिया में, इसीलिए मेरे पास एक ही मात्र उपाय है बैक्टीरिया में रोकने का कि ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दे। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो सब कुछ हो ही जाएगा, फिर जीन एक्सप्रेस हो ही जाएगा। तो प्रीडोमिनेंट साइट क्या है? और यूकैरियोट में 4, तो यूकैरियोट में 4 डोमिनेंट साइट है जहां पर जीन का रेगुलेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में मेनली प्रीडोमिनेंट साइट एक ही है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। समझ पा रहे हो डिफरेंस? और आगे चलते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शनल क्या लिखा है यूनिट, इन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज at given promoter is termed regulated by the interaction of accessory protein। यहाँ पे क्या बोला? प्रमोटर पे आकर कौन जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर पे आकर कौन जुड़ता है? और तब जाकर ट्रांसलेशन हो पाता है। तो ट्रांसलेशन होने के लिए पहले आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ आकर जुड़ना होगा? प्रमोटर। और प्रमोटर में आकर जुड़ेगा, लेकिन वहां पर प्रमोटर में कुछ इंटरेक्शन, कुछ प्रोटीन आकर भी, एक्सेसरी प्रोटीन भी आएंगे और वो भी आकर इंटरेक्शन करेंगे, which affect the ability to recognize start site, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या कर पाएगा? स्टार्टेड साइट को, प्रमोटर साइट पे जैसे स्टार्ट करना है उसको रिकॉग्नाइज करने में कंफ्यूज हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन डिपेंड करता है, प्रोटीन अगर जुड़ा उसकी वजह से कंफ्यूज हो सकता है, नहीं जुड़ा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा? क्या बोलता है? क्या इफेक्ट कर देगा? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट। These regulatory protein can act both, ये रेगुलेटरी प्रोटीन दोनों तरह कर सकते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन भी कर सकते हैं और नेगेटिव कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं और रिप्रेस भी कर सकते हैं। तो आपको जो अभी हमने यहाँ पे लैब उपकरण पढ़ाया वहाँ पर कौन है? रिप्रेसर है, मतलब नेगेटिव रेगुलेशन है या पॉजिटिव रेगुलेशन है? नेगेटिव रेगुलेशन में आएगा। The accessory or promoter region of prokaryotic DNA many cases regulate the interaction of protein with the sequence को term as operator। ऑपरेटर बता चुके हैं आपको कहां पर होता है?
ये अगला कहता है ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट, प्रमोटर एलिमेंट के ठीक बगल में होता है। इन मोस्ट ओपेरॉन, ज्यादातर ओपेरॉन में बगल में होता है, किसी किसी ओपेरॉन में उसके अंदर भी हो सकता है, यहाँ पर लिखा है बगल में। In most of the sequence of operator bind the repressor protein, ज्यादातर केस में क्या होता है, ऑपरेटर किससे आकर बाइंड हो जाता है, Each operon has specific operator, हर ऑपरेरॉन के पास अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है, स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। ये स्पेसिफिक होते हैं ऑपरेटर और रिप्रेसर, और स्पेसिफिक होते हैं या कोई भी रिप्रेसर आकर कहीं भी बाइंड कर जाएगा, कोई भी रिप्रेसर आकर किसी भी ऑपरेटर को रोक सकता है, या जिस रिप्रेसर पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिप्रेसर स्पेसिफिक ऑपरेटर को रोक पाएगा, स्पेसिफिक, दोनों बड़े स्पेसिफिक है, जिसके लिए जो बने हैं वही उसके लिए काम करेंगे, कोई भी किसी को आकर नहीं रोक सकता, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, लैक ऑपरेरन आपको पढ़ाते हैं। लैक ऑपरेरन के बारे में बात करते हैं। लैक ऑपरेरन डिस्कवरी किसने की थी, दो साइंटिस्ट ने की थी, एक जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे और एक बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। जेनेटिक्स वाले साइंटिस्ट का नाम था जैकब और बायोकेमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट का नाम था मोनार्ड। इसलिए जैकब एंड मोनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट ने आपको ऑपरेरन की डिस्कवरी की थी। ऑपरेरन डिस्कवरी पूछा जाता है कई बार, किसने की, जैकब एंड मोनार्ड। जैकब जो थे जेनेटिक्स के थे, मोनार्ड जो थे बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे। इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर जैकब और मोनार्ड ने पहली बार जीन रेगुलेशन को बताया था, समझाया था, और कौन सी चीज बताया था, लैक्टोज वाला बताया था, इसलिए लैक ऑपरेरन कहा गया उसका नाम। तो लैक ऑपरेरन जीन रेगुलेशन को पहली बार किसने बताया, किस पर रिसर्च कर रहे थे वो, बैक्टीरिया पे। कौन से बैक्टीरिया पे, इकोलाई, शीरा कोलाई पर। इकोलाई पर रिसर्च करके उन्होंने बताया कि लैक्टोज ऑपरेरन के बारे में बताया, लैक ऑपरेरन के बारे में बताया। लैक का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, लैक्टोज। उसमें जो जीन होते हैं पॉलीसिस्टोनिक होंगे बैक्टीरिया में, या ये लिखा है पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होगा, रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। उन सभी का प्रमोटर क्या होगा, अलग अलग होगा, एक ही होगा, कॉमन प्रमोटर कॉमन रेगुलेटरी जीन होंगे। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, इस तरह का अरेंजमेंट बैक्टीरिया बहुत कॉमन है और इसे ही ऑपरेरन के नाम से जानते हैं। ऑपरेरन के अलावा, लैक ऑपरेरन के अलावा और भी तरह के ऑपरेरन हो सकते हैं, ट्रैप ऑपरेरन, एआरए ऑपरेरन, हिस ऑपरेरन, वेल ऑपरेरन, ऐसे कई तरह के ऑपरेरन हो सकते हैं। लैक ऑपरेरन को यहाँ पढ़ाया डिटेल में, सुनते हैं। लैक ऑपरेरन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। कितने रेगुलेटरी जीन होंगे, नाम क्या होगा, आई जीन। आई जीन को ही रेगुलेटरी जीन कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आई का फुल फॉर्म इनहिबिटर है, इंड्यूसर आई का मतलब इनहिबिटर है, याद रखना, आपकी बुक में लिखा साफ साफ है। अभी स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं यहाँ पर, नाम क्या क्या है, जेड वाई, ये स्ट्रक्चरल जीन है। आई क्या है, कौन सा जीन कहलाएगा, ये रेगुलेटरी जीन कहलाएगा, रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन है और इससे ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन को क्या नाम से जानेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन। तो आगे चलते हैं। जेड, इसमें कितने जीन स्ट्रक्चरल जीन में, तीन जीन है, जेड वाई और ए। जेड जीन से क्या कोड करता है, बीटा ग्लूकोसाइलेज को, वाई जीन परमेज को, और ए जीन, यही बात कह रहा है। तो जेड आपके जेड से होगा बीटा ग्लूकोसाइलेज कोड होगा, बीटा ग्लूकोसाइलेज को शॉर्टकट में बी गल के नाम से जानते हैं, बीटा गल। गैलेक्टोसाइलेज को शॉर्ट फॉर्म में GAL लिख सकते हो, तो बीटा GAL लिखा है, इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइलेज लिखा है, शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, और इसका काम क्या है, हाइड्रोलाइसिस करना। किसकी हाइड्रोलाइसिस करना, लैक्टोज नाम के आइसोप्राइड्स की, और उसको क्या बनाना, मोनोमर यूनिट बनाना, मोनोसैकराइड्स बना देना। कौन सा मोनोसैकराइड बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। दूसरा आपके वाई जीन से क्या कोड होगा, परमेज का काम क्या है, increase the permeability of cell for बीटा गैलेक्टोसाइलेज, या लैक्टोज भी बोल सकते हो, लैक्टोज भी बोल सकते हो, बीटा गैलेक्टोसाइलेज साइड लिखा है, या लैक्टोज भी यहाँ पर कह सकते हो, दोनों सही है। आगे चलते हैं ए जीन। ए जीन का काम क्या है, ट्रांसएसाइलेज को सिंथेसिस करना, इसका फंक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। Hence all three gene product 8 lac ऑपरेरन required for the मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये तीनों एंजाइम जो है, तीनों प्रोटीन जो है, एंजाइम जो है, वो किस पर्पस से काम आएंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ
लैक्टोज। इसलिए कब एक्सप्रेस होंगे? जब आपके आसपास में लैक्टोज हो। लैक्टोज होगा ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म करना ही नहीं है, करना ही नहीं तो क्यों एक्सप्रेस होंगे? नहीं होंगे। तो पढ़ते हैं अगली लाइन। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट। लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम। किस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है? बीटा लैक्टोफेरेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है। और इसका एक और काम भी है, रेगुलेटर की तरह भी काम करता है। कैसे रेगुलेट करता है? स्विच ऑन और ऑफ द ऑपेरॉन। ऑपेरॉन को ऑन और ऑफ करता है। ऑफ कब था? पहले वाला ऑफ था, ये वाला स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना किसका काम है? लैक्टोज। इसलिए लैक्टोज को किस नाम से जानते हैं? इंड्यूशन। क्योंकि ऑपेरॉन को ऑन और ऑफ कर सकता है, इसलिए इसको इंड्यूशन के नाम से जानते हैं। In the absence of preferred carbon source such as glucose, अगर ग्लूकोज ना हो, प्रेफर्ड कार्बन सोर्स क्या है बैक्टीरिया के लिए? लेकिन ग्लूकोज ना हो, if lactose is provided, और उसको क्या मिले? देखना ध्यान से, दोनों लाइन एक साथ कह दिया तो फिर कह रही सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। अगर ग्लूकोज ना हो और लैक्टोज अवेलेबल हो तब ये ऑन होगा। पूरी लाइन कंप्लीट कर। तो ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए लैक्टोज खिलाए तो लैक्टोज क्या करेगा? लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होकर अंदर चला जाएगा। किसकी वजह से चला जाएगा? परमिएज की मदद से। अब परमिएज तो आप बोलोगे होगा ही नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया इसने। रिमेंबर दैट वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। थोड़ा सा मेरी माइन्यूट अमाउंट में हर समय एक्सप्रेशन होता ही रहता है। हर समय कितना भी रिप्रेशन कोशिश कर ले, थोड़ा बहुत होता ही रहता है। अगर ना होता तो कभी लैक्टोज अंदर घुस पाता? लैक्टोज कभी अंदर घुस ही नहीं पाता। और लैक्टोज अंदर ना घुस पाता तो ऑन कर पाता अंदर जाकर? तो यही बात कहना चाह रहा है, थोड़ा बहुत तो रहता ही चालू। तो थोड़ा बहुत परमिएज होगा कि नहीं होगा सेल में? और थोड़ा बहुत परमिएज होगा तो लैक्टोज अंदर घुस जाएगा नहीं घुस जाएगा? और घुस जाएगा तो एज इंड्यूसर की तरह काम कर देगा नहीं कर देगा? कैसे? इट बाइंड विद द रिप्रेसर। एज अ रिजल्ट रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद और एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसीड एंड 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर फॉर्म, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर फॉर्म। समझ पाए इतनी बात को? यही सब कुछ कहा है इस पैराग्राफ में। रिप्रेसर के बारे में बात कर रहा है। रिप्रेसर ऑफ ऑपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम। रिप्रेसर हर समय बनता है कि नहीं बनता? यही कहना चाह रहा है, रिप्रेसर हर समय बनता है। स्विच ऑन रहे तो भी बनेगा, स्विच ऑफ रहे तो भी बनेगा। रिप्रेसर बंद होना है क्या? किसमें बनता है? पहली वाली कंडीशन में या दूसरी वाली कंडीशन में? इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज बनता है रिप्रेसर या इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज बनता है? हमेशा बनता है। बनना बंद नहीं होता रिप्रेसर। बस यही है कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड होगा या फिर रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड होगा, ये वैरी कर सकता है। ठीक है, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड हुआ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रोक देगा, इंड्यूसर से बाइंड हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे क्या? एक्सप्रेशन दो ना थोड़ा सा समझ पा रहे हो वाला? बोलने का रिप्लाई लग रहा है अटक गया क्या? चलो ठीक है, हो गया खत्म। नेगेटिव रेगुलेशन है ये सब, ये नेगेटिव रेगुलेशन में आएगा। और इसके साथ साथ हमारा ओपेरॉन जीन रेगुलेशन खत्म हो गया। मात्र 2 टॉपिक बचे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्यों? कहानियां मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचा और आपका बचा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 2 से 3 क्लास लगेगी। 2 क्लास में हो सकता है, अगर सही से पढ़ पाए तो एक क्लास दोनों खत्म कर देंगे, और अगर ज्यादा हुआ तो एक क्लास और बढ़ जाएगी। बदमाशी करते रहेंगे लोग। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं फिर से।